हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा टाइटल है लोकतंत्र और विविधता। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे किस प्रकार समाज में जो भेदभाव होता है, रंग भेद की नीति भी होती है, किस तरह समाज बट जाता है और उसका विरोध भी होता है और सरकार किस तरह से उनको डील करती है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए सजातीय समाज होता क्या है। होमोजेनियस सोसाइटी क्या होती है? एक ऐसा समाज होता है जिसमें समान प्रकार के लोग रहते हों, विशेष रूप से जहां कोई महत्वपूर्ण जातीय अंतर नहीं है। उदाहरण स्वरूप जर्मनी या स्वीडन। आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा समाज हो जहां पर एक ही प्रकार के लोग हो, चाहे वो गोरे हो, चाहे वो काले हो, या फिर एक ही धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हो, उसको हम कहेंगे सजातीय समाज। उसी तरह दूसरी ओर जो इसका अपोजिट होगा हेटेरोजेनियस समाज, उसमें विभिन्न तरह के लोग रहेंगे, जैसे कि हमारा भारत हो गया। हमारे यहाँ कई तरह की विविधताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सजातीय समाज। ठीक है, अब यहाँ पर देखने को मिलता है प्रवासी लोग। प्रवासी लोग कुछ टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। प्रवासी लोग क्या होते हैं? कोई भी व्यक्ति जो एक क्षेत्र या देश से दूसरे क्षेत्र या देश में किसी अन्य देश में स्थानांतरित होता है, उसका उद्देश्य होता है काम करना या अवसरों के लिए प्रवासी कहलाता है। ठीक है ना? काम की तलाश में लोग जो है गांव से शहर की ओर जाते हैं या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो इस तरह के लोग कौन हो जाते हैं? माइग्रेंट, प्रवासी होते हैं। ठीक है। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या होता है कि जब एक होमोजेनियस समाज के अलावा जो हेटेरोजेनियस समाज होता है, जिसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न विविधताएं होती हैं वहां पर, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग अल्पसंख्यक होंगे, कुछ बहुसंख्यक होंगे। तो बहुसंख्यक लोग क्या करते हैं? अल्पसंख्यकों पर दबाव करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो कभी ना कभी क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह विरोध उत्पन्न होता है, विरोध करता है, और विरोध स्वरूप जो है कई प्रकार के ऐसे नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में भी कई प्रकार के ऐसे आंदोलन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक अपने चैप्टर में वर्णित है नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में। इसके बारे में बताया जाता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन जो है 1954 से 1968 तक चला। आंदोलन जो था अफ्रीकी अमेरिकों के खिलाफ कानूनी नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से था। यहाँ पर घटनाओं और सुधार आंदोलनों के एक समूह को संदर्भित करता है ये। ठीक है। इस आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव पूर्ण जो कानून थे, वो प्रथाएं थी, उनके खिलाफ सविनय अवज्ञा के अहिंसात्मक तरीकों का अभ्यास किया था। जैसा गांधी जी ने हमारे यहाँ अहिंसा सत्य को अपनाया था और सविनय अवज्ञा मीन्स निष्क्रिय प्रतिरोध के आधार पर केवल संवैधानिक रूप से आंदोलन और हड़तालों को देखकर विरोध के रूप में जो तरीके अपनाए थे, उसी तरह से यहाँ पर भी नागरिक अधिकार आंदोलन में विरोध के तरीके अपनाए गए थे। इस तरह से अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा कई प्रकार के जो है आंदोलन किए जाते हैं। इसी तरह का एक आंदोलन ब्लैक ब्लैक पावर मूवमेंट भी हमको देखने को मिलता है। यह 1966 में उभरा था, 1975 तक चला था। यह अधिक उग्रवादी और नस्लवाद विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन में ने अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो तो हिंसा को की भी वकालत की थी। मीन्स ये जो है अ, अहिंसा की जगह हिंसा को भी इन्होंने अपनाया था। तो मतलब कई बार जो है आंदोलन इतने बड़े उग्र हो जाते हैं कि हिंसा का भी सहारा लेने लगते हैं इन आंदोलन में लोग। इसके अलावा ब्लैक जो अमेरिका में हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों जो मीन्स गोरे लोग हैं वह काले लोगों को अश्वेत लोगों के साथ जो है भेदभावपूर्ण भेद व्यवहार करते हैं, नस्लीय भेदभाव होता है। तो इसका एक अंतरराष्ट्रीयकरण भी देखने को मिला जो विरोध का था। 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक हो रहा था। उस समय एक विरोध करने वाले दो अमेरिकी एथलीट की घटना देखने को मिलती है। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नाम के दो एथलीट थे। इन्होंने काली गरीबी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक जोड़ी काले मोजे पहने बिना जूते अपने पदक प्राप्त किए थे। काली दस्ताने थी, उभरी हुई मुट्ठियां काली शक्ति का प्रतीक थीं। वे सामाजिक विभाजन और सामाजिक असमानताओं का जवाब दे रहे थे। इस इशारे के साथ उनका जो इरादा था वह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नस्लीय भेदभाव था उसका अंतरराष्ट्रीयकरण करना, अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना था। पीटर नॉर्मन ने समारोह के दौरान दो अमेरिकियों को अपना समर्थन दिखाने के लिए अपने टी शर्ट पर मानव अधिकार बैच पहना था।
ठीक है? तो इस प्रकार जो विरोध किया गया इन 2 एथलीटों के द्वारा, उनकी जो किया गया उसके कारण इनको क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उन दोनों को एक राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने का दोषी ठहरा दिया था। ठीक है? तो ये भी हुआ कि भाई जो विरोध कर रहे हैं उनको दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक मतभेद जो होते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी विविधता है और जगह भी कई लोग विविधता वाले देश हैं। यहाँ पर भेदभाव जो होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? एक भेदभाव की उत्पत्ति होती है जन्म के आधार पर। हम अपने समुदाय से संबंधित होने का चुनाव नहीं करते हैं। हम इसके लिए सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम इसमें पैदा हुए थे और हम अपने दैनिक जीवन में जन्म के आधार पर सामाजिक विभिन्नताओं का अनुभव करते हैं। उसी तरह दूसरा आधार होता है विकल्पों के आधार पर। कुछ अंतर हमारी पसंद पर आधारित होते हैं। कुछ लोग नास्तिक हैं, वे ईश्वर और किसी धर्म को मानते नहीं हैं और कुछ लोग धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को पालन करना नहीं चुनते। ठीक है ना? जिसमें वे पैदा हुए हैं। तो इसमें से अधिकांश लोग अपनी रुचि के विषय और एक व्यवसाय का अध्ययन करना चुनते हैं, जहां हम उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी सामाजिक समूहों के गठन की ओर ले जाते हैं और हमारी पसंद पर आधारित होते हैं। तो कहने का मतलब एक ये है, एक तो सामाजिक मतभेद यहाँ पर उत्पन्न होता है कि आप जन्म के आधार पर अलग हो। दूसरा उत्पन्न होता है आपकी जो चुनाव है, जो आपका विकल्प है या मीन्स आपकी जो रहन-सहन है, आपका कहा जाए जो आपकी आइडियोलॉजी है, उसके आधार पर आपका जो है विभिन्न मतभेद उत्पन्न होते हैं समाज में। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हुई। लेकिन समाज की जो सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम है, इसको 3 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जो निर्धारित करते हैं। जैसे लोग अपनी पहचान को कैसे समझते हैं, कि लोग अपनी पहचान कैसे समझेंगे? यदि लोग अपनी पहचान को विशिष्ट रूप में देखते हैं, तो इसे समायोजित करना मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को केवल कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के रूप में देखते थे, तब तक उनके मतभेदों को सुलझाना मुश्किल था। यह आसान है अगर पहचान राष्ट्रीय पहचान की पूरक है। यह एक साथ रहने में मदद करता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लोग अपनी पहचान को कैसे समझेंगे। यदि राष्ट्रीय पहचान और हमारी पहचान एक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान या बांग्लादेश में भी एक राष्ट्रीय पहचान है कि उस देश का संविधान उसको एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित करता है। ठीक है? मुस्लिम यदि व्यक्ति उस राष्ट्र में रह रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुसलमानों के अलावा जो अन्य आइडियोलॉजी के लोग होंगे, अन्य धर्म के लोग होंगे, उनको सामान्यतः वहां पर समस्याओं को देखने को मिलेगा। ठीक है? यही कहने का मतलब है यहाँ पर। दूसरा दूसरा यहाँ पर है कैसे राजनीतिक नेता किसी समुदाय की मांग को उठाते हैं। उन मांगों को समायोजित करना आसान है जो संवैधानिक ढांचे के भीतर है और अन्य समुदाय की कीमत पर नहीं है। केवल सेहगल की मांग श्रीलंका में तमिल समुदाय के हित और पहचान की कीमत पर थी। हमने पिछले लेक्चरों में देखा था कि श्रीलंका में किस तरह से भेदभाव उत्पन्न हुआ 2 समुदायों के बीच में और श्रीलंका ने किस तरह अपने हट जिद के लिए जो सेहगल जाति के लोग थे, तमिल अल्पसंख्यक समुदाय को यहाँ पर उनका शोषण किया, अत्याचार किया। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय की मांग संवैधानिक ढांचे के अनुरूप है या किसी समुदाय की कीमत पर नहीं है, तो वह जायज है। वहां पर मांगों को समायोजित करना आसान होता है राजनीतिक नेताओं के लिए। अब यदि मांग जायज भी है लेकिन सरकार के विभिन्न समूहों की मांग पर कैसे प्रतिक्रिया देगी? तो यदि शासक जो सत्ता है साझा करने और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को समायोजित करने का इच्छुक है, जैसा कि बेल्जियम में हमने देखा था, तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कम खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन अगर श्रीलंका की तरह राष्ट्रीय एकता के नाम पर मांग को दबा दिया जाता है, तो परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है। हमने देखा था वहां पर गृह युद्ध किस तरह से जन्म लेता है। वहीं बेल्जियम में 2 अलग-अलग प्रकार के जो समुदाय, इवन 3 समुदाय थे जिन्होंने
आपस में सत्ता का विभाजन कर लिया था, सत्ता की साझेदारी कर ली थी और इस प्रकार से नियम बनाए गए थे कि तीनों ही समुदाय को विभिन्न प्रकार के जो है अधिकार प्रदान किए गए थे और उनको पद भी प्रदान किए गए थे। ठीक है? तो इस तरह से देखते हैं कि सरकार किस तरह से समूहों की मांगों पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देती है, यह भी निर्भर करता है वहाँ के राजनीतिक परिणाम पर। ठीक है? यहाँ हमारा जो है चैप्टर का कंक्लूजन होता है समाप्त। यदि आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आया हो तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।